चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इसकी डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, हाइट, टाइम, रेंज, ठीक है, ये तीन मेन आर्टिकल्स और बाद में बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन पर बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों आपने डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है और वो एक्सेलरेशन भी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, दैट पाथ इज नोन एज अ पैराबोलिक पाथ। इसके पाथ को ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोला जाता है। तो हम बच्चों डिटेल में ये दोनों टाइप्स ऑफ पाथ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो किया जाए या फिर ग्राउंड से लॉन्च किया जाए। तो दोनों सूरतों में हम प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें जहन में रखकर चलना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सारा मोशन जो है वो दो तरह से डील करना है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बच्चों जहां पर एक्सेलरेशन नहीं होती, याद रखें वहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये एक बात आपने याद रखनी है। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी केस में। वो हाइट से थ्रो करने वाला केस हो या ग्राउंड टू ग्राउंड हो, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। ये अभी से याद रख लें ताकि आगे आंसर्स करना आसान हो। Now there is one thing. There is one acceleration that is along y-axis which is equal to g. अब g तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर बॉडी ने मोशन अपवर्ड परफॉर्म किया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसका साइन डिफरेंट है। और अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो वेलोसिटी और ग्रेविटी की डायरेक्शन सेम होगी, तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये दो बातें आपने ध्यान में रख लेनी। तो देर इज नो एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देर इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू जी। जहां एक्सेलरेशन मौजूद हो वहां स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड कम भी हो सकती है। हम इसमें तीनों इक्वेशंस का डिफरेंटली इस्तेमाल करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। बट एक खास बात है, वो ये, जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन एक वक्त में एक डायमेंशंस पे अप्लाई होती हैं, या अलोंग एक्स एक्सिस और या अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन या तो एक वक्त में एक्स एक्सिस पर अप्लाई होगी या उसी सेम टाइम पे वाई एक्सिस पे अलग से अप्लाई होगी। ठीक है। और फिर बच्चों चंद बातें ध्यान में एक और रख लो कि अगर कोई वेक्टर आपके पास बन रहा है, लेट्स से वेक्टर का नाम v है, तो उस वेक्टर का हमारे पास अगर कंपोनेंट्स बनाएं तो ये हमारे पास बनेगा साइन कंपोनेंट, ये बनेगा एंगल थीटा, और ये बनेगा कॉज कंपोनेंट। अगर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऊपर की तरफ है तो प्लस साइन थीटा, और अगर ये कंपोनेंट नीचे की तरफ हुआ तो माइनस वी साइन थीटा। तो ये चंद बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, दैट डू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। अगर ये बातें आपको याद रह जाएंगी तो पूरा टॉपिक आपके लिए बिल्कुल हलवे की तरह आसान हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, हम प्रोजेक्टाइल को किसी सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं। तो पहली बात, हम प्रोजेक्टाइल को इनिशियल एक्स वेलोसिटी देते हैं जिसको हम वी नॉट का या वी एक्स का नाम दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फिजिकल सिचुएशन प्रोजेक्टाइल को तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे की तरफ क्यों बेंड हो रहा है? ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी अलोंग वाई एक्सिस, यानी वी आई वाई जीरो है बट वी आई एक्स जीरो नहीं है। तो टॉपिक का पहला हिस्सा, प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाकर गिरा,
ये x डिस्टेंस, और कितनी हाइट से गिरा ये h डिस्टेंस, इसको हमने मेजर करना है, तो पहली हेडिंग भी डिस्टेंस है। इसीलिए आपके सामने डिस्टेंस इक्वेशन लिखी हुई है। दो दफा क्यों लिखी है? एक मर्तबा x पर अप्लाई करना है 1/2 ax t², और एक मर्तबा इसे y पे अप्लाई करना है, y इज इक्वल टू VIY t प्लस 1/2 ay t²। तो देखें x इज इक्वल टू VIX t तक तो हम आ जाएंगे, लेकिन ऊपर हम पढ़ के आए ना कि ax क्या होता है, 0। तो हमारे पास x डिस्टेंस फाइंड करने की आसान सी इक्वेशन बन गई, दैट x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस इक्वेशन में आपने हमेशा समझना है कि टाइम इज अ मेन प्रॉब्लम, क्योंकि VIX तो बच्चों आपको बता ही दिया जाएगा कि इतनी स्पीड से थ्रो किया है, तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखें, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, अब VIY तो इस केस में कोई है ही नहीं जहां से हमने थ्रो किया, और AY की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, g। तो हमारे पास क्या सिर्फ इतनी सी इक्वेशन नहीं बचेगी, 1/2 GT², और y की जगह h पढ़ना आसान है, तो 1/2 GT²। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों यहाँ से टाइम निकल सकता है, t इज इक्वल टू √2h/g। एग्री करते हैं सब? ठीक है, यहां तक समझ आया टाइम तक? तो अब मेरी एक बात गौर से सुन लेनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस भी डेटा में आपको हाइट दी हो ना, यानी थ्रो किया हो उसको सम हाइट से, तो हाइट बताई हो, तो याद रखना वो हाइट हमेशा किस लिए बताई गई होगी, टाइम फाइंड करने के लिए। यानी आपने हाइट देखते ही पता लगा लेना, अच्छा यार इससे तो मैंने टाइम फाइंड करना है, और वो टाइम कहाँ यूज होना है, वो टाइम आके यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। तो बच्चों, एक्स डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला VIX इंटू टाइम, वाई डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला 1/2 GT², और टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला √2h/g है। तो इन दो इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस एंड टाइम। इसी चीज का इस्तेमाल आपकी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 3.12 में भी हुआ है, जहां पर एक बॉम्बर के प्लेन की स्पीड 300 km/h है, और वो 490 मीटर की हाइट से। अब हाइट क्यों दी होगी? टाइम फाइंड करने के लिए। हाउ लॉन्ग वॉज इट इन एयर, तो टाइम फाइंड करना है। एट व्हाट डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरा, एक्स फाइंड करना है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। एक्स फाइंड करना है तो VIX मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम फाइंड करना है तो √2 टाइम्स ऑफ हाइट ओवर जी। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और एक और काम भी करेंगे, जो 300 km/h है, इसको अगर हम 300 को 3.6 पे डिवाइड कर देंगे सिर्फ, तो आंसर हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, और ये तकरीबन 83.3 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर आता है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद से करना है दोबारा से एक नए सिरे से। अब आ जाते हैं, पहले तो हमने डिस्कस किया डिस्टेंस को, अब डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी कैसे डिस्कस करनी है? मेन कंसिडरेशंस फिर दोबारा से वही हैं। देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, there is an initial velocity along x-axis, let's call it Vx, and remember again the two things, there is no acceleration along x-axis but there is an acceleration along y-axis which is equal to g। तो अब बच्चों क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जब प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आना शुरू होगा, तो इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। फिर सुन लेना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जब वेलोसिटी फाइंड करनी होगी ना, तो वो इनका रिजल्टेंट बना के फाइंड होगी। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आप इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट विल बी द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो आप उसको वाई एक्सिस में चेंज कर लेंगे। अब देखें, अपनी कंसिडरेशन पुट करते जाओ। वी एफ एक्स इज इक्वल टू VX प्लस 0, क्योंकि AX तो 0 होता है। तो बच्चों देखो, हमारे पास यही कंसिडरेशन नहीं आ गई कि फाइनल एक्स और इनिशियल एक्स में कोई फर्क नहीं है, देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी।
क्यों नहीं है कोई चेंज? क्योंकि ए एक्स जीरो। अब आ जाओ इस जगह पर, वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वाई जीरो है, ए वाई की जगह जी और फिर टी। तो हम इक्वेशन को जस्ट इतना सा भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास देखो, फाइनल एक्स कंपोनेंट इनिशियल के बराबर है, फाइनल वाई कंपोनेंट जी टी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पर पहुंच चुका है और ये उसका एक्स कंपोनेंट है और ये उसका वाई कंपोनेंट है, तो ये तो कंपोनेंट्स है ना। जब इनको ऐड करना है तो ऐड तो हेड टू टेल से ही करेंगे। यहाँ पर वाई कंपोनेंट ऐड करेंगे और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। और रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, वी आई एक्स का स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर। यहाँ पे निकला ना वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी। अब फिर एक प्रॉब्लम आ गया, इस जी टी में जो हमारे पास टाइम आ रहा है, वो टाइम कैसे फाइंड करना है? वो टाइम आपने फिर वैसे ही फाइंड करना है कि आपको टाइम फाइंड करने के लिए हमेशा हाइट लाजमी दी होगी, उसी से टाइम जो है वो फाइंड होना है। तो मुझे कंफर्म कर दें बच्चों, ये फॉर्मूला समझ आ गया आप सबको? अच्छा नहीं, इसके बाद एक और चीज देखते हैं, टाइम फॉर अ ड्रॉप बॉल, टाइम फॉर अ थ्रोन बॉल। फर्ज करें ये एक जगह है, एक जगह है जहां से हमने एक बॉल को जस्ट ड्रॉप किया है और एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। ठीक है, अब जिस बॉल को हमने ड्रॉप किया है सर्टन हाइट से, उसका भी टाइम अंडर रूट टू एच बाई जी है, क्योंकि टाइम देखें वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जिस बॉल को हमने थ्रो किया है उसका भी टाइम अंडर रूट टू एच बाई जी है। तो दोनों को अगर सेम हाइट से ड्रॉप और थ्रो किया है तो टाइम फॉर द ड्रॉप्ड बॉल विल बी इक्वल टू द टाइम फॉर द थ्रोन बॉल। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस बॉल को हम ड्रॉप करेंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए पढ़ा था ना कि उसकी वेलोसिटी तो सिर्फ जी टी होगी। और जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, थ्रो की हुई बॉल के पास एक्स कंपोनेंट भी है और वाई भी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो अंडर रूट ऑफ वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर होगी। तो बच्चों देखो, इस फॉर्मूला से साफ पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द थ्रोन बॉल विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्ड बॉल। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जाए और एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए, तो दोनों का ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम सेम होगा लेकिन स्पीड सेम नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, गुड। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.11, ठीक है, ये मैंने जो फॉर्मूलाज बताए हैं ये उनसे सॉल्व होगा। वो कहता है कि आपने हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी, दो चीजें फाइंड करनी है, कितनी दूर जाकर गिरा, किस वेलोसिटी से गिरा। तो एक्स फाइंड करने के लिए वी आई एक्स इंटू टाइम, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी आई एक्स का स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। और प्रॉब्लम फिर वही है कि पहले टाइम निकाल लेना टू एच बाई जी से। टाइम निकल आया तो टाइम से फाइनल वाई भी आ जाएगी, टाइम से एक्स डिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो बच्चों, फर्ज करो यहाँ पे एक टैंक है, टैंक से एक गोला शेल फायर होता है, और फायर होता है वो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी वी आई पर। एंगल बनता है थीटा। जब एंगल बनता है थीटा तो पहले हम यहां से बनाते हैं कंपोनेंट्स। वाई कंपोनेंट या इनिशियल वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा वी आई साइन थीटा, और ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा वी आई कॉस थीटा। ठीक है, तो बीइंग अ वेक्टर मैं इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं, वी आई कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस वी आई साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। ये आ जाएगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। और उससे अगली बात, बच्चों जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तक पहुंचेगा, तो यहां पर देखो, वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी और एक्स कंपोनेंट तो चलो अभी भी उस डायरेक्शन में। ये हमारे पास फाइनल एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास फाइनल वाई कंपोनेंट। अब भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी वी आई कॉस थीटा आई के,
प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि पहले y ऊपर था और अब y नीचे की तरफ है, माइनस वी आई साइन थीटा जे। तो देखें हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और ये हैं फाइनल वेलोसिटी के, जो हमें साफ बता रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज सिर्फ y एक्सिस के अलोंग आया है, x एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं आया। और इस चेंज को हम मजीद भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेट से मुझे अगर डेल्टा v फाइंड करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे मैं कहूंगा चेंज ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या है, वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई साइन थीटा जे। फिर दरम्यान में माइनस है, वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई साइन थीटा जे। अब ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल, लेकिन बाकी दोनों तो माइनस हैं, तो ये हो जाएगा -2 वी आई साइन थीटा जे। ये हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मेरे ज़हीन बच्चों चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते हम, सिर्फ हम डेल्टा वी ही करना है। तो इसी इक्वेशन को -2 वी आई साइन थीटा जे को अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज क्या बन जाएगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ आ गई इस बात की भी, इस कैलकुलेशन की, अगर आपको चेंज पूछा जाए तो। ठीक है, जस्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, एक मरतबा पॉजिटिव और एक मरतबा नेगेटिव। अब अगला बिहेवियर देखो। देखो इस कंपोनेंट को मैं यहां की बजाय यहां बना देता हूं, इस जगह पर, ताकि मेंशन हो कि ये y कंपोनेंट है इनिशियल और ये x कंपोनेंट है ये वाला। ठीक, अब देखो बच्चों x कंपोनेंट ने तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहना है और इसने किसी पॉइंट पे जीरो भी नहीं होना, यहां तक पहुंच गया। तो जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो इवन हाईएस्ट पॉइंट पर भी नॉन जीरो होगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो कौन होगा, देखो ये जो y कंपोनेंट है ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसका कद छोटा हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी, और ऊपर जाएगा और वैल्यू कम हो जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन x कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, नॉन जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी पहली बात जीरो नहीं होती, दूसरी बात वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होती, और वो किसके बराबर होती है, g के। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है कि what is the angle between velocity and acceleration at the highest point? The angle is perfectly 90 degree only at the highest point. इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल 90 नहीं होता, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाती है और एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितना हो गया, 90। तो हम कह सकते हैं ना कि अपवर्ड मोशन में जो y कंपोनेंट है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डाउनवर्ड में तो डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे ही यहां से प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम अब बिहेवियर्स को अगर एक्सप्लेन करें बच्चों, तो बिहेवियर्स को गौर से सुने। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। Throughout the motion, y component of velocity first decrease and then increase। ये बात आपने याद रख लेनी है। उसके बाद अब वेलोसिटी किस तरीके से वेरी होती है, ये दोबारा से इक्वेशंस ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ एक्स वी आई एक्स ए एक्स इंटू टी। तो देखो वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स तो हमारे पास वी आई कॉस थीटा है, और ए एक्स तो होता ही नहीं है, तो वी एफ एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारे पास वी आई एक्स की है। और वी एफ वाई शुरू में वी आई साइन थीटा है, ए वाई की जगह जी और टी आएगा, लेकिन दरमियान में साइन माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के फाइनल कंपोनेंट्स, जिनको हम दोबारा पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके इस तरीके से मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। समझ आई बच्चों इस स्लाइड की सबको, दैट्स गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो इस स्लाइड से हम अपने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक तो वी आई कॉस थीटा के इक्वल होता है, और अगली इंपॉर्टेंट बात कि इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, अगली बात, एट द हाईएस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेरी सिंपली इट इज 90 डिग्री। At the highest point in the projectile motion, velocity is not zero, but minimum, and it is just equal to vi cos theta, that is the velocity at highest point. What do you know about the vertical component of velocity? Vertical component, पहली बात तो vertical component जो है vy वो बराबर है vi sin theta के, और दूसरी बात कि it first decrease and then increase। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती हैं? पहली चीज जो कांस्टेंट रहती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसी पे तो डेफिनेशन बेस करती है। सेकंड चीज जो कांस्टेंट रहती है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वी आई कॉस थीटा, विच रिमेन्स कांस्टेंट। और तीसरी चीज हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें सब बच्चे याद रखना कि ये तीनों चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। ऑल क्लियर? अब आ जाते हैं हाइट, टाइम और रेंज पर। नॉट गोइंग टुवर्ड्स द डेरिवेशन, जस्ट फॉर्मूला लिखो, याद करो अच्छे से, ये हाइट का फॉर्मूला है। अब हाइट का ये फॉर्मूला h इज इक्वल टू वी आई स्केयर बाय 2g लिख के साथ साइन स्केयर थीटा लिख दो। और याद रखो कि अगर साइन की वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास ये जो हाइट बचेगी ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर हम h मैक्सिमम बोल देते हैं वी आई स्केयर बाय 2g को, ठीक है, तो फिर मैं हाइट की इक्वेशन एच एम साइन स्केयर थीटा भी लिख सकता हूं। एक बात, और दूसरी बात, मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वो तो एम जी एच होती, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं एम जी और एच की जगह उसकी वैल्यू एच एम साइन स्केयर थीटा भी लिख सकता हूं। और अगर मैं इस सर्कल में आई हुई चीज को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाइट आ रही। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन निकाली जा सकती है। वो कौन सा एंगल है जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में सॉल्व कर सकते हैं। उससे अगली बात, चूंकि हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर है, तो बच्चों अगर स्पीड को हम पहले से डबल कर देंगे तो हाइट को हम पहले से 4 गुना इंक्रीज कर लेंगे। और एक और बात, अगर आपके पास एक एंगल हो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर होता है कॉस थीटा के। आपसे कहा जाए कि दो प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च किया गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 यानी 60 है, तो उनकी आपस में हाइट रेशियोज क्या होंगी? अब चूंकि एंगल्स गिवन है ना, तो इस फैक्टर को भाई इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। साइन स्केयर थीटा रेशो साइन स्केयर 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रेशो कॉस स्क्वायर थीटा। ये रेफरेंस है, इसको यूज कर लेना। और इसको तुम फाइनली tan स्क्वायर थीटा रेशो 1 भी लिख सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि डायरेक्शन किस तरह से सवाल की बदल सकती। तो ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है, और उसी हाइट के फॉर्मूला से मैंने निकाल दिया है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, फिर याद कर लेना टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, अब जो टाइम का फॉर्मूला है 2vi साइन थीटा ओवर जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक जो टोटल वक्त लगता है वो ये है। और सिर्फ यहां तक कितना वक्त लगेगा, इसमें से 2 निकाल के लिख दो। टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज वी आई साइन थीटा बाय जी। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम किस एंगल पर लगेगा? 2vi साइन थीटा बाय जी में अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 करनी है तो यहाँ पे कितना एंगल यूज करोगे? 90 डिग्री। टाइम चूंकि सिर्फ v के प्रोपोर्शनल है तो v को n टाइम्स बढ़ाने से टाइम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड n टाइम्स ही बढ़ेगा।
और चूंकि इसमें साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेशो बनेगी साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। तो दैट्स इट कि साइन थीटा रेशो कॉस थीटा, और इसको हम टेन थीटा रेशो वन भी लिख सकते हैं। समझ आई बच्चों इस बात की भी। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, द रेंज। पूरा फॉर्मूला वी आई स्केयर ओवर जी साइन टू थीटा। पहले इसको लिख लो, आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर बाय जी साइन टू थीटा को अलग लिख दो। अब वी आई स्केयर ओवर जी मैक्सिमम हाइट है, तो इस फॉर्मूला को आप आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा भी लिख सकते हो। और आपको पता है ना कि अब आपको साइन टू थीटा की वैल्यू को वन करना है। तो यहां पे लिख लेते हैं साइन टू थीटा वन होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि टू थीटा जो है वो साइन इनवर्स वन हो जाएगा। टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अकेला थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होती है? द आंसर इज 45 डिग्री। तो ये आप फॉर्मूला एक लिख रहे हो, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा। भाई मैक्सिमम रेंज तो 45 पे हो गई, मान लिया। सवाल आ जाए कि ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, मतलब यहां तक रेंज किस एंगल पर होती। तो इसके जरिए तुम वो फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? आर की जगह लिखो आर मैक्सिमम का हाफ, या लिखो आर मैक्सिमम, या लिखो साइन टू थीटा। इस इक्वेशन को आगे थीटा के लिए सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 15 डिग्री। और इवन 75 डिग्री पर भी यही आंसर आएगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह पड़ी हुई है ना कि जो रेंज है वो 30 और 60 पे बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अगर ये बात है तो रेंज 40 50 डिग्री और 40 डिग्री पे भी सेम होगी क्योंकि इनका सम 90 होता है। रेंज 20 डिग्री और 70 डिग्री पर भी सेम होगी क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों पे भी रेंज सेम होगी क्योंकि इनका सम कितना बन रहा है? 90 डिग्री। लेकिन इन दोनों को खास बात ये हासिल है कि ये वो दो एंगल्स है जहां रेंज मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो बच्चों रेंज वाली ये स्लाइड समझ आ गई सबको? ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे हाइट और टाइम का किसी भी एंगल पर एक रिलेशन होता है। इसको फिलहाल याद कर लें, और याद करने में आसानी है, डेरिवेशन भी इसकी कोई मुश्किल नहीं है इतनी, कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर बाय एट। हाइट सिंपल है, टाइम का स्क्वायर है। हाइट इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर बाय एट। यहां से आप रेशो बना सकते हैं, टी स्क्वेयर को इधर डिवाइड कर दें, पीछे बता जी बाय एट, जी को 10 लिख दें, तो टू फाइव ज़ा 10, टू फोर ज़ा 8, तो हमारे पास 5/4 आंसर आ जाएगा। एक तो ये बात आ गई। अब एक और बात याद करवाता हूँ। हमारी बुक में एक एंगल फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, वो कौन सा एंगल है जिसपे रेंज और हाइट बराबर होते हैं? आंसर आया था 76 डिग्री। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि वो कौन सा एंगल है जिसपे रेंज वन टाइम ऑफ हाइट के बराबर होती है? आंसर है 76 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ना, वो कौन सा एंगल है जिसपे रेंज टू टाइम्स ऑफ हाइट होती है, थ्री टाइम्स ऑफ हाइट होती है, फोर टाइम्स ऑफ हाइट होती है। जब मैं आता हूँ फोर टाइम्स ऑफ हाइट पे तो मुझे एक बड़ा मजे का आंसर मिलता है। क्या आंसर? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो वो एंगल है जिस पर रेंज होती ही क्या है? मैक्सिमम। तो आप आज के बाद याद रखोगे कि मैक्सिमम रेंज हमेशा फोर टाइम्स ऑफ द हाइट के बराबर होती है। और ये किस एंगल पर रिलेशन बनता है? 45 डिग्री पर। अगर यहाँ से मैं फोर हटा दूं और मैं कहूँ कि जी रेंज हाइट के बराबर है, तो आप आंसर दोगे 76 डिग्री। और अगर मैं कहूँ रेंज फोर टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है तो आप आंसर क्या दोगे? 45 डिग्री। इज दैट क्लियर बच्चों? और अब लास्ट चीज आज की, उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सॉल्व करके दे दूंगा, आपने खुद से वैसे वो सॉल्व करने हैं। एक कंपैरिजन किया जाता है कि इनिशियल पॉइंट का और हाईएस्ट पॉइंट का। आपको पता ना कि इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट पे वो मिनिमम रह जाती है क्योंकि वाई कंपोनेंट शहीद हो जाता है, वो जीरो हो जाता है बेचारा। तो अब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वी आई कॉस थीटा रह जाती है, जबकि इनिशियल पॉइंट पर वो वेलोसिटी पूरी वी आई के बराबर होती है।
तो अब ऐसा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो ये स्टार्टिंग मोमेंटम एम वी आई, और ये स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी आई स्क्वेयर। लेकिन बच्चों जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा, तो मोमेंटम भी एम वी आई कॉस थीटा हो जाएगा, और एम वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी आई स्क्वेयर होती, लेकिन चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पे कॉस थीटा भी साथ है तो कॉस थीटा का स्क्वेयर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा से चल रही है। और अब मैं एक थोड़ी सी बात याद करवा दूं, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा से नहीं चल रही थी, ऊपर हाइट में करके नहीं आए। तो काइनेटिक चलेगी कॉस फंक्शन से और पोटेंशियल चलेगी साइन फंक्शन से, और इन दोनों एनर्जीज के सम का नाम होगा कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो जो काम करना है वो मैं आपको यहाँ टेबल में एक एंगल पे पूरा करके दिखाऊंगा, बाकी एंगल्स आपने खुद फिल करने हैं। और फिर आपकी आसानी के लिए मैंने खैर टेबल फिल भी किया हुआ है, बट जस्ट लिसन वॉच एंड ऑब्जर्व। प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। सवाल आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आप लिखोगे वी हाईएस्ट इज इक्वल टू वी इनिशियल कॉस 30। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज चाहिए आपको, कॉस 30 क्या होता है, √3/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √3/2 वी आई, या आप इसको 0.866 ऑफ वी आई भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, पी आई, अगेन कॉस 30, वही एंगल पुट करना है ना। तो कॉस 30 √3/2, तो हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम √3/2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक में कॉस के ऊपर स्क्वायर है, तो काइनेटिक एट हाईएस्ट इज इक्वल टू के इनिशियल, ये मैक्सिमम के ई, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3/4। तो काइनेटिक एट हाईएस्ट पॉइंट इज 3/4 ऑफ के मैक्सिमम या के इनिशियल। उसके बाद बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट यू आई, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है यू आई, साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो जाएगा 1/4, क्योंकि अकेला साइन 30 1/2 होता है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी आ जाएगी 1/4 ऑफ यू आई। अब बच्चों एक मजे का जादू देखो, यहाँ से के आई खत्म कर दो, यहाँ से यू आई खत्म कर दो, 3/4 प्लस 1/4 क्या होता है, 1। तो 1 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर के आई और यहाँ पर यू आई ये बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3/4 ऑफ द मैक्सिमम एंड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम बिकम्स टोटली कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक पूरी रो आपको समझ आई है 30 डिग्री पे, सब बच्चों को शाबाश। ठीक है, अब आपने 45 डिग्री पर, 60, 90 पर इस टेबल को खुद फिलअप करना है, जहां कहीं प्रॉब्लम हो आगे इसको सॉल्व किया हुआ है। और इससे आगे बच्चों ये मैंने चेंज ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम आपको समझा दिया है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल पे बस एक डेफिनेशन याद रख लेना, एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज नोन एज द बैलिस्टिक मिसाइल। और इससे आगे ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मैं जो फाइल सेंड करूंगा उसमें क्वेश्चंस हल किए हुए होंगे, लेकिन आपने खुद से भी एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लेना।